Assalamu alaikum. My name is Mohammad Sajjad and today we are going to discuss Jean-Jacques Rousseau. Before that we have discussed John Locke in previous video, and in this video we will cover Jean-Jacques Rousseau, his social contract theory और उसकी जो फ़िलासफ़ी थी वो क्या थी। इससे पहले हमने थॉमस हॉब्स की बात की थी, प्लेटो की बात की थी, अरिस्टोटल की बात थी। तो आज जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जीन-जैक्स रोसो। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसका ब्रीफली जो है वो डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन, उसके बाद इसका थोड़ा सा हम बैकग्राउंड जो है उसको डिस्कस करेंगे उसमें, और इसकी फ़िलासफ़ी में उसके जो रेवोल्यूशनरी थाट्स थे उसके बारे में, और हाउ ही क्रिटिसाइज द रीज़न एंड रैशनल थाट्स, इस पे हम बात करेंगे। सो चले हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जीन-जैक्स रोसो, ही वाज बर्न इन 1712 एंड ही वाज डाइड इन 1778। ये फ्रांस से बिलोंग करते थे, और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, जो हमारी पहली इस वीडियो हैं वो आप हमेशा देखेंगे कि एक फ़िलासफ़र जब एक थ्योरी पेश करता है तो वो टाइम होता है कैटिक सिचुएशन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होती है, सोशल इंस्टेबिलिटी होती है। क्लासेस में आप देखेंगे कि क्लासेस जो है वो एक दूसरे से जो है वो बड़े ख़िलाफ़ होंगी उस वक़्त। इसके बाद आप उसमें क्लासेस में एक ह्यूज जो है वो डिफ्रेंशिएट्स आप डिफरेंस देखेंगे। उसके साथ साथ आप लोग जो है रिलीजन, जो लोग हम पहले भी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट पे बात की थी कि किस तरह जो है वो मोनार्की को कुछ लोग सपोर्ट कर रहे थे और कुछ लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम को प्रमोट कर रहे थे। जिस तरह हमने बात की अरिस्टोटल की, तो उन्होंने पहले अपनी फ़िलासफ़ी में जो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बताई उसमें उसने बताया था कि मोनार्की है। मोनार्की के बाद उसने एक अरिस्टोक्रेसी की बात की थी कि वो बेस्ट है, और उसके बाद उसने पॉलिटी की बात की थी। हमारे पास जो डेमोक्रेसी है उसने कहा था कि ये बिल्कुल ही डिस्गस्टिंग है। सो नाउ वी हैव डिस्कस जीन-जैक्स रोसो और उसकी फ़िलासफ़ी, जो उसकी थ्योरी थी वो क्या थी, समझने की ज़रूरत है। बिकॉज ही क्रिटिसाइज बिफोर द रीज़न लॉजिक रैशनल। हम कितने लोगों को पढ़ा जो रैशनल थिंकिंग रखते थे, रीज़न बेस्ड थे। इससे पहले हमने जॉन लॉक की बात की, हमने थॉमस हॉब्स की बात की, तो उनके सब के एक है। लेकिन जीन-जैक्स रोसो, बिकॉज दैट वाज द टाइम ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एंड ही was also called a father of romanticism, as well as he is known the father of French Revolution। आपने मोस्टली पढ़ा होगा जब हम रेवोल्यूशन की बात करते हैं कि रेवोल्यूशन जो है वो किस तरह आते हैं, तो हम देखते हैं मोस्ट जो हमारा एक प्रोमिनेंट और एक हाईलाइट जो जिसका सबको पता होता है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन की होता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में। लेकिन जीन-जैक्स रोसो जो था वो, उसकी जो वफ़ात है, वो जो अपनी इस जहाँ से दुनिया में चला गया, वो था तकरीबन 1 decade ago before French Revolution. But his philosophy, his books also based on the revolutionary thoughts. आप देखेंगे वहाँ पे जो रेवोल्यूशनरी लीडर्स थे, जो स्कॉलर थे, उन्होंने उनकी फ़िलासफ़ी को उनको पढ़ा, और उसके बाद जो इंस्टिगेशन हुई, उसके बाद लोग जब प्रोवोक हुए तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो हैपन हुआ। तो इसमें आप देखेंगे कि इसको फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन कहा जाता है, फादर ऑफ रोमांटिसिज्म कहा जाता है। तो इससे पहले मैंने आपको बताया है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, क्लास डिफरेंस, रिलीजन, सारे ये आप देखेंगे कि किस तरह जो है लोग जो है वो एक डिप्रेशन का शिकार थे उस वक्त, और जिस तरह ड्रास्टिक सिचुएशन थी, तो जिस तरह हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो कुछ लोग यहाँ पे जो है वो लॉजिक, रीज़न की बात कर रहे थे, और आपको पता है कि उस वक्त की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था। आज हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसमें लोग कहते हैं कि वहाँ पे एनलाइटमेंट्स आ गए थे, रेनेसन पीरियड जो था उसको कहते हैं। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो वहाँ पे क्लास बेस्ड सिस्टम आ गया। एक वन साइड कहाँ था, जो इंडस्ट्री, जिनकी इंडस्ट्री थी, जिनके लोग जो हैं वो, जिन्होंने खुद बनाई इंडस्ट्री, और उसके बाद लोगों ने वहाँ पे काम करना शुरू कर दिया।
तो वहाँ पे एक वर्किंग क्लास और सेकंड हमारे पास जो उभरी थी, अपीयर हुई थी, वो क्या थी, वो रिच क्लास थी, रॉयल क्लास थी। तो फिर ये डिफरेंस जो पैदा हुआ दो क्लासेस में, वो बढ़ता चला गया और फिर एक वर्किंग क्लास, मिडिल क्लास और साथ में एलीट क्लास आए। तो ये क्लासेस का डिफरेंस प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से हुआ। तो इस तरह जो है वो कुछ ख़ानदान या कुछ लोगों की जो है वो आगे आप देखेंगे कि गवर्नमेंट आएगी और सारा इन्फ्लुएंस पूरे मुल्क में देखेंगे कि उन्हीं के चलते हैं जिनके बिज़नेस ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से जहाँ पे जीन जैक रूसो ने उसको क्रिटिसाइज़ किया, वो देख रहा था, क्योंकि उसका बैकग्राउंड था, एक नेचुरल सिस्टम था, वो देख रहा था कि किस तरह नेचर होती है, किस तरह विलेजेस होते हैं हमारे, किस तरह हम रहते हैं। लेकिन जहाँ पर क्या था, लोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ जा चुके थे। तो उसने इसको क्रिटिसाइज़ किया, उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो हिज अप्रोच ऑफ फिलॉसफी वाज रोमांटिसिज्म। ही सेड फॉलो योर इमोशन, फीलिंग, पैशन एंड सेल्फ कॉन्शियस। ही सेड person is innocent, timid, compassion, and he has rational thoughts. He has a lack of courage. So that was the thoughts you will see in the Jack Rousseau philosophy. So when we discuss again and again जीन जैक रूसो, आप देखेंगे कि उसने हमेशा क्रिटिसाइज़ किया। उसने कहा लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है, हमने तो जीना है ना, तो हम क्यों जो है वो इस तरफ जाएं कि रैशनल थाट के साथ, कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ, जहाँ पे लोग जो है वो डिवीज़न हो चुकी है, क्लासेस बन चुकी हैं, हम वहाँ पे क्यों जाएं? हमारी मर्ज़ी, हम जैसे जिएँ, फ्री विल, जनरल विल उसके बाद उसने दी थी। तो इसलिए उन्होंने जो है वो फीलिंग, इमोशंस को प्रायोरिटी दी रेदर दैन कि वो फोकस करते रैशनल, जिस तरह उसे प्रायर जो थे वो कर रहे थे। सो कंसेप्ट ऑफ स्टेट ऑफ नेचर उसका क्या था? कंसेप्ट ऑफ स्टेट ऑफ नेचर उसकी इक्वालिटी, फ्रीडम और पीसफुल था। वो कहता है मैन इज़ पीसफुल बट सोसाइटी करप्ट हिम। वो कहता है ये सोसाइटी, मैन आप नेचुरली देखेंगे वो क्या है, वो कहता था कि मैन जो है एक आदमी है, वो नेचुरली तौर पर जब आप उसको देखते हैं तो वो क्या है जी, वो उसको कहता है कि ये पीसफुल है, वो पीस चाहता है, फ्री विल चाहता है, फ्रीडम चाहता है, लिबर्टी चाहता है। लेकिन जब हम बात करते हैं दूसरी साइड भी, अनदर साइड, वो क्या कहता है कि सोसाइटी है जो उसको करप्ट करती है। आज भी आप देखें कि किस तरह जो है वो सोसाइटी लोगों को करप्ट करती है। आज जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास दौलत नहीं होती, वो हमेशा जो है इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है। मोस्टली आप देखेंगे इन पाकिस्तान बहुत से लोग जो है डिसअपॉइंट हो चुके हैं सिस्टम से, और उससे क्या होता है कि लोग जो है वो करप्ट होते हैं, लोग अनार्की की तरफ जाते हैं, लोग एक्सट्रीमिज़म की तरफ जाते हैं, लोग जो है वो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलाते हैं। ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट कब चलती हैं? जब लोगों के राइट्स जो होते हैं वो पमाल हो जाते हैं, लोगों को पूरे राइट्स नहीं मिलते, उस वक्त ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलती हैं। तो इनको रोकने के लिए फ्रीडम चाहिए, लिबर्टी चाहिए, उनके राइट्स चाहिए। जो एक स्पेशल जो ग्रुप होता है जिसमें आप अथॉरिटेरियन रिजीम में देखेंगे, वो उनको कंट्रोल कर रहा होता है। जब आप उनके वसाइल जो है वो यूज़ करते हैं लेकिन उनको उनका अपना हक नहीं दिया जाता, तो लोग फिर उठते हैं और फिर रेवोल्यूशन आता है। तो इसलिए वो कहता है कि ये जो सोसाइटी है ये मजबूर करती है इंसान को कि वो इस तरह के काम करे। अदरवाइज़ जो नेचर इंसान की है वो बड़ी पीसफुल फ्रीडम है, वो नहीं अनार्की चाहता कि अनार्की हो और इस तरह के सिस्टम हो, डिप्रेशन हो, हर जगह मेलनकली हो, हर जगह सैडनेस हो, ये नहीं चाहता। इंसान तो बड़ा पीसफुल है। तो स्टेट ऑफ नेचर, एक तरफ वो कह रहा है कि वो पीस चाहता है और दूसरी तरफ उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि ये जो सोसाइटी है ये करप्ट करती है इंसान को। इंसान बुरा नहीं होता, ये सोसाइटी उसको कर देती है। आज भी देखें मोस्टली इसी तरह होता है, जब घर नहीं चलते, जब आप देखेंगे कि अखराजात ज़्यादा हो जाते हैं तो वहाँ पे लोग जो है करप्शन पर मजबूर हो जाते हैं। जब आपके अखराजात ज़्यादा होंगे आपकी इनकम से तो क्या होगा, लोग ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो कहते हैं ना कि पंज अरकान इस्लाम दे ते छट्टा बुलिया टुक न होवे ते पंजो जाने मुक। तो ये मुझे मेरे जहन में अभी आया तो मैंने आपको कह दिया। तो बात क्या है, बात दरअसल ये है कि लोग जो हैं
जो भी इंसान है वो पहले अपने खाने को देखता है, अपने पेट को देखता है, उसके बाद जो है वो दूसरी चीज़ें पे जाता है। तो मोस्टली आप देखेंगे करप्शन कहाँ से फैलती है, तो यहीं से जब लोगों के अखराजात ज़्यादा होते हैं और इनकम जो है वो कम होती है। तो इस तरह जो है कंसेप्ट ऑफ स्टेट ऑफ नेचर उसने कहा कि ये फ्रीडम इंसान है, पीसफुल है, बट सोसाइटी उससे करप्ट कर देती है। उसके बाद तो नाउ कन्फ्लिक्ट जो है वो रिजॉल्व कब हुआ, जब उसने कहा कि जनरल विल लाई जाए। अब जनरल विल के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जनरल विल क्या होती है। तो हम इसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। रूसो ने जो बात की थी वो जनरल विल की। जनरल विल में क्या होता है कि लोग जो हैं वो खुद कानून बनाएंगे जो उनके लिए के फ़ायदे का होगा, जो कलेक्टिव एक लॉ बनेगा। ये नहीं होगा कि कुछ लोग जो है वो ऊपर बैठ जाएंगे और वही बनाएंगे, बल्कि नहीं, एक वो जो है वो सिस्टम कायम होगा जिसमें सब लोग शामिल होंगे, चाहे वो मिडिल क्लास हैं, चाहे वो वर्किंग क्लास हैं, और वही कानून बनाएंगे और जनरल विल के मुताबिक बनाएंगे कि ये करना है, ये कलेक्टिवली जो है वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होगा, प्रोडक्टिव होगा, तब वो कानून बनेगा और सब उस पर क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। और इम्प्लीमेंट करवाने के लिए एक एग्जीक्यूटिव सिस्टम होगा। तो वहाँ पे उसने बात की थी जी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, कि जनरल विल पे जो है वो फोकस, कि जो आवाम चाहेगी वही होगा, सोवरेनिटी होगी, ठीक है। तो इस पे उसने ये बात की थी। तो उसकी एक और जो है बड़ी फेमस कोटेशन है जिसको हम अभी थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे। वो कहते हैं मैन इज़ बर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ इन चेन्स। तो इसने क्यों कहा था, क्योंकि वो कहता है कि ऑल ह्यूमन्स are burned with equal rights and enslaved by chains of, वो कहता है कि कंपल्जन फोर्स। वो किस तरह है, कंपल्जन फोर्स किस तरह है, वो किस तरह जो है वो इक्वल राइट्स रखता है, लेकिन प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी उसको डिफरेंस कर देती है। किसी के हुकूक ज़्यादा हो जाते हैं, किसी के कम हो जाते हैं, ठीक है। तो वो कहता है कि एवरीवेयर मैन इज़ बर्न फ्री, वो रखता है जब वो पैदा होता है तो वो किसी के साथ जो है वो लिंक नहीं होता, एसोसिएट नहीं होता, ठीक है। लेकिन जब सोसाइटी में आता है तो सोसाइटी के रूल्स उसको फॉलो करना पड़ते हैं। उसमें क्लास आ जाती है, उसमें रेस आ जाती है, उसमें आपका क्रीड, फेथ आ जाता है, और उसके बाद आपकी नेशन आ जाती है। इसके साथ आप लिंक हैं, आप एसोसिएट हैं। इसके वायलेट करेंगे, इसके आप खिलाफ चलेंगे तो फिर आपका जीना मुश्किल होगा। तो इसलिए जो है वो उसने कहा था कि मैन इज़ बर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन। आपको हथकड़ियाँ लगी हुई हैं, आप कहीं अपनी जो है वो फ्री विल, अपनी लिबर्टी को जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरह जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जब बात करता है वो कहता है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा कि आवाम जो चाहेगी वही होगा। ये नहीं होगा कि गवर्नमेंट जो है वो रूल्स अपने लिए कुछ और बना रही है, इम्प्लीमेंटेशन और हो रही हैं और हमारे लिए कुछ और हैं। आज भी देखें आप तो मिनी बजट बिल्स पाकिस्तान में आते हैं जो आराम से जो है वो पास हो जाते हैं, क्या कहते हैं उसे, कौमी असम्बली से, सेनेट से ईज़िली पास हो जाते हैं। मिनी बजट ईज़िली पास हो जाता है। अपने लिए वो 100%, 200% जो है वो MNAs जो हैं वो अपनी पेज जो है वो बढ़ा लेते हैं, उसमें कोई जो है वो उनको पूछने वाला नहीं है। लेकिन जब आवाम की बात आती है तो 10%, 5%, 15%, 20%, तो ये, लेकिन महंगाई चली जाती है 40% पे। तो ये थोड़ी सी जो है वो अपने लिए कानून बनाना और दूसरों के लिए, और तो ये सारी चीज़ें अभी भी आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में जो तरमीम होती हैं, जो भी तरामीम हो रही हैं, जो भी अमेंडमेंट्स हो रही हैं, वो इसलिए होती हैं कि उनके अपने बेनिफिट के लिए, ना कि आवाम के लिए सोचा जाए कि कितने जो है वो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में कुछ जो है वो लाई जा रही हैं। आप देखेंगे कि कितनी जो है वो अमेंडमेंट्स की कोशिश हो रही है, वो किसके लिए, वो सिर्फ अपने लिए। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आइनी अदालत जो है वो कायम करना चाहते हैं, वो किस लिए, वो अपने लिए, वो ना कि आवाम के लिए। आवाम के लिए आपने करना होती, आवाम के लिए करनी होती तो आप कर सकते हैं, आप बैठ सकते हैं। एक अदालत जो है वो तहसील लेवल पे अच्छी बनाई जाए, जजेस को और जो है वो भर्ती, और ये ऐसे बर्डन कम होगा। सेशन जो है वो कोर्ट्स में, वहाँ पे जो है वो आपका बेहतरी ला सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये जो आइनी अदालतें हैं वो सिर्फ अपने जो है वो रिलीफ के लिए होती हैं, रिलैक्सेशन, एग्जाम्शंस के लिए होती हैं, ये सारी चीज़ें। तो इसलिए जो है वो सोशल रेवोल्यूशन जो है वो, फ्रेंच रेवोल्यूशन आप देखेंगे किस तरह आया था, वो ही इंस्टेबिलिटी थी, मिडिल क्लास जो थी वो
प्रोवोक हुई थी उस वक़्त। जब भी देखेंगे आप, हमेशा रेवोल्यूशन तब आता है जब वर्किंग क्लास और मिडिल क्लास उठती है। कभी भी एलीट क्लास से ने रेवोल्यूशन नहीं लाया। जब भी मिडिल क्लास उठेगी तब रेवोल्यूशन आएगा, जब भी वर्किंग क्लास उठेगी तब रेवोल्यूशन आएगा। तो जिस तरह आप जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन को हम इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे इस सेट के किस तरह आया था वो। तो इस तरह जो है उसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट दिया, जनरल विल की बात की कि जिस तरह जो है वो जो है हम जो है वो रह सकते हैं। तो उसने कहा कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी जब बनती है तो उस वक्त जो है इंसान क्योंकि ग्रीडी है, आपने एक स्टेट ऑफ नेचर पढ़ी थी कि ग्रीडी भी है, तो साथ जो है वो अपनी प्रॉपर्टी बना लेता है, तो वो सारी चीज़। सो इस तरह जो है ही सेड ए प्रेजेंट लाइफ इज़ नॉट life of freedom and happiness, so man need to do some changes in the system. According to him, there are two options, one back to nature but was not possible. आप कैसे जो है बैक जा सकते हैं? मैं बात कर रहा हूँ कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था तो आप पीछे नहीं जा सकते थे, आप जितना भी जा सकते नहीं जा सकते थे, बहुत मुश्किल था। नेक्स्ट क्या था कि मेक चेंजेस इन प्रेजेंट सिस्टम, वो आप कर सकते हैं। अब बैक तो कोई नहीं जा सकता कि आप कहें कि हम वो जो दौर था उसमें हम वो जो सिस्टम लाना चाहते हैं, तो नहीं, टेक्नोलॉजी बहुत है, जिद्दत आ चुकी है चीज़ों में, तो वहाँ पे नहीं जा सकते, लेकिन हम सिस्टम में चेंज ला सकते हैं। तो जीन जैक रूसो कहता था कि सिस्टम में चेंज जो है वो लाया जाए। तो व्हाट चेंजेस? वो कहता है कि ऑल पर्सन इन ऑर्डर टू बी अ फ्री एंड हैप्पी विल एग्री ऑन टू कंडीशंस। टू बी फ्री वी आर सपोज टू बी rule by laws made by ourselves. To be free, real sense, we will be participating in law making with our real will. So people will enter in contract and decide according to their real will. So इसमें हम बात कर रहे हैं कि वो रियल विल के बारे में कहते हैं। वो कहते हैं कि रियल विल होनी चाहिए कि किस तरह जो है वो हमारे जो लोग जो होंगे वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, एक कॉमन आदमी जो वो पार्टिसिपेट करेगा, और इस तरह जो है वो हमारे जो रूल्स होंगे हम अपनी विश के मुताबिक, अपने डिज़ायर के मुताबिक, अपने प्रोडक्टिव बेनिफिशियल के मुताबिक हम उनको जो है वो लाएंगे। तो पहले भी मैं आपको बता देता हूँ कि स्टेट ऑफ नेचर हम पहले भी डिस्कस किया कि वो क्या होती है। तो वो एक इट इज़ अ हाइपोथेटिकल कंडीशन इन विच पीपल लिव बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट। मतलब हाइपोथेटिकल कंडीशन मतलब कि नो फिक्स रूल, उसमें कोई रूल नहीं होता। आप कहें कि कोई रूल जो है वो आपको आएगा और उसके मुताबिक, बल्कि नॉट फिक्स रूल होते हैं वहाँ पे स्टेट ऑफ नेचर में। और लेकिन जहाँ पे ये तो नहीं हम कह सकते कि ये तो नज़रिया है रूसो का। अब रूसो के मुताबिक तो स्टेट ऑफ नेचर जो है वो अच्छा था। तो हर फिलासफर जो है वो अपनी आईना अपने नज़रिए से देखता है इन चीज़ों को। तो इसलिए वो कहता था कि रोमांटिसिज्म में जाएँ आप, फीलिंग्स इमोशन पे जाएं आप, तो इस तरह जो है वो अभी हम चेंज सिस्टम को वो चेंज कर सकते हैं। हमारी जो फीलिंग्स हैं वो क्या कहती हैं, क्योंकि इंसान को अगर रेस्ट चाहिए, इंसान को सुकून चाहिए, सेरेनिटी चाहिए, तो वो किससे चाहिए होगी? वो पीस सोसाइटी होगी तब पाएगी, ना कि हम जितनी प्रोग्रेस करते जाएं तो हम कहेंगे कि नहीं जहाँ तक आगे। तो ये स्टेट ऑफ नेचर थी और उसने ये वाला कंसेप्ट हमारे सामने दिया। इसके बाद जब हम बात करते हैं उसकी, अब एडिशन जो है हम अगर इसकी करें तो हम कहते हैं कंसर्न ऑफ रूसो एज ए थिंकर। उसके कंसर्न क्या आते हैं? तो रूसो रिप्रेजेंट द साइकोलॉजी ऑफ पर्सन हु इज ट्रबल विद द चार्जेस हैपनिंग ड्यूरिंग हिज टाइम। मॉडर्नाइजेशन आप देखेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन देखेंगे आप, उसमें अर्बनाइजेशन देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी जो उसको पिंच कर रही थी कि किस तरह जो है वो आगे बढ़ा जाए। तो सो ही wanted to go back to the nature life before modernity, capitalism, etc. तो स्टेट ऑफ नेचर वो जाना चाहता था। वो जिस तरह हम कहते हैं ना स्टेट ऑफ नेचर में कोई नॉट हाइपोथेटिकल कंडीशन, नॉट फिक्स रूल, वो वहाँ पे जाना चाहता था, लेकिन दैट वाज नॉट पॉसिबल। तो इस तरह जो है उस पर जो है ये थी उसकी जनरल विल थी और ये उसका सोशल कॉन्ट्रैक्ट था। तो इस पर फिर क्रिटिकल एवैल्यूएशन की हम बात, क्रिटिसिज्म भी किया गया इस पे कि क्रिटिसिज्म कैसे किया गया। वो कहते थे कंसेप्ट ऑफ टोटलिटेरियनिज्म डेमोक्रेसी, इट मीन्स दैट द पीपल all in all, but we cannot give all things in the hands of common man. क्रिटिसिज्म ये था कि वो कहते थे कि टोटलिटेरियनिज्म हो। मैंने आपको पहले भी बताया था, हम लास्ट वीडियोज़ में वो डिस्कस कर चुके हैं, लास्ट 2 वीडियोज़ में टोटलिटेरियनिज्म का, जिस तरह थॉमस साहब कहते थे कि इंसान को डंडे से चला। वो कहता था कि जब क्रिटिसिज्म किया गया तो वो इस तरह था कि वो कहते थे हम हर आम आदमी के हाथ में जो है वो रूल नहीं दे सकते,
रूल को चलाने के लिए हमें कोई फिक्स गवर्नमेंट चाहिए। उसके बाद वैगनस थी, एक डाउट था उसके, ड्यूबियस उसके जो है वो जनरल विल उसकी फ़िलासफ़ी थी कि ही टोल्ड अबाउट इक्वालिटी एंड अदर साइड ही सेड मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी, सो वेयर हिज इंडिविजुअलिटी विल। जब आप कहते हैं कि कॉमन मैन जो होगा वो डिसाइड करेगा रूल और वो फिक्स करेगा एक जनरल विल के मुताबिक, और वो कलेक्टिवली होगी, वो सोसाइटी में कलेक्टिव बेस पे आप जो है वो रूल्स बनाने जा रहे हैं, तो तब क्या होगा कि इसके बाद जो इंडिविजुअलिटी विल जो होगी वो किस तरह होगी, फिर उसको तो आप फिर सप्रेस कर रहे हैं, उसको तो आप तो खुद अपनी जो फिलासफी है उसको जो है आप दबा रहे हैं। तो इसका क्या होगा, ये क्रिटिसिज्म था कि वो जहाँ पे कह रहा है कि मेजॉरिटी से अथॉरिटी, और सेकंड टाइप पे वो कह रहा है कि नहीं, तो दूसरी तरफ वो इंडिविजुअल विल को जो है वो डिसएग्री कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो ये उस पर जो है वो क्रिटिसिज्म किया गया। और हमेशा रूसो की जो फ़िलासफ़ी थी वो रोमांटिसिज्म को, क्योंकि वो फादर ऑफ रोमांटिसिज्म था, वो नेचर की तरफ जो है वो जाना चाहता था, तो आप उसको इस तरह जो है वो देखते हैं। तो नेक्स्ट हम जिस पे बात करने जा रहे हैं वो है फ्रॉम स्टेट ऑफ नेचर टू स्टेट ऑफ वर्ल्ड। मतलब क्या है इसका, तो इसमें हम कहते हैं कि पॉपुलेशन किस तरह जो है वो स्टेट ऑफ नेचर जो थी वो वर्ल्ड की तरफ चली गई। तो ये लास्ट पे हम एक मिनट में इसको डिस्कस कर लेते हैं। वो कहता है कि जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है तो ख़जाना जो है वो कम होगा, वसाइल सोर्सेज आपके पास कम हो जाते हैं, और फिर आपने प्राइवेट लेवल प्रॉपर्टी बनानी है, और प्राइवेट प्रॉपर्टी में क्या होगा कि जो अमीर तर होता है, गरीब तर होता है। तो इस तरह डिफरेंस आ जाता है 2 क्लासेस में, फिर 3 क्लासेस में, और इस तरह जो फिर क्या होता है कि हर बंदा ग्रीडी नेचर है उसकी, और आपस में फिर क्या होता है कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाता है, ठीक है, और वो जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या लाती है, वो ब्रिंग इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी। और वो क्या होता है कि जब जो इनइक्वालिटी आएगी तो उसके बाद क्या होगा कि लोग आपस में लड़ने लग जाएंगे और एक दूसरे को जो है वो मारने लग जाएंगे। तो ये सारा वो जीन्स जैक रूसो का कंसेप्ट है जिसमें लॉजिक, रीज़न को उसने और रैशनल थाट्स को एक साइड पे रख के उसने रोमांटिसिज्म फीलिंग के साथ बताया कि हम ये जनरल विल है हमारी, ये हम चाहते हैं। आज भी आप देखेंगे कि आप जनरल विल जो आपके दिल में होता है वो आप कहते हैं कि वो चीज़ होनी चाहिए, ना कि वो चीज़ वो आपको दिखाई दे के ये अच्छी है, लेकिन आपके जो माइंड में हो वो कहो कि यार ये मुश्किल है इसको इम्प्लीमेंट करना। तो ये हमने आज डिस्कस किया जीन जैक रूसो को, जो कि फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन है और इसके साथ साथ फादर ऑफ रोमांटिसिज्म है। और कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब तक दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।